गुड़गांव की आवाज 107.8। दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस की और यूपीएससी की यानी संघ लोक सेवा आयोग की, तो ये प्रोग्राम आपके लिए ही है। यानी कि हम आपको एक ऐसा मैजिक बताएंगे जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। तो अगर आपके बच्चे इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप खुद इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपके लिए ही है। आप अपने बच्चों को रेडियो के सामने बिठा सकते हैं और प्रोग्राम सुन सकते हैं। कोई आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी या फिर कोई सवाल होगा आपका, तो आप ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं लाइव प्रोग्राम में। तो फिलहाल प्रोग्राम में हूँ मैं प्रीति और मेरे साथ हैं सलमान सिद्दीकी जी। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मंजिल मैजिक गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम मंजिल मैजिक में। कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया है सलमान जी। दोस्तों, आप फ़ोन कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है प्रोग्राम से रिलेटेड, तो आप फ़ोन लगा सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 8800475080 यानी 8800475080 और दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। आप इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और फिलहाल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सलमान जी, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये कौन सी परीक्षा होती है, प्रीलिम्स में क्या होता है? इसमें देखिए यूपीएससी है जो केंद्र इसके स्तर पर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है। संघ लोक सेवा आयोग, अंग्रेजी में यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। तो उसके द्वारा एक परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है जी, उसी को हम यूपीएससी के एग्जाम बोलते हैं। तो इसमें मल्टीपल जॉब्स होती है। बेसिकली अगर हम देखें तो 26 पोस्ट इसके अंडर आती है, लेकिन 3-4 ही पोस्ट जो है काफी फेमस है। लोग उन्हीं को देख करके इस एग्जाम को देते हैं या उसी के नाम से इस एग्जाम को जानते हैं, जैसे कि आईएएस की परीक्षा लेना। तो इन पदों में जैसे ही आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस है जिसे हम आईएफएस कहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस है, ठीक है, जिसमें पुलिस सेवा के लिए नियुक्ति होती है। उसके अलावा आईआरएस है, फिर आईईआरटीएस है। इस तरह से तमाम जो है कुल मिलाकर के 26 पद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्राथमिकता देते हैं लोग ये इन्हीं 4-5 पोस्टों को देते हैं। तो इन्हीं के नाम से ये ज्यादा फेमस है, या यूं कह लें कि लोग इसको कर रहे हैं कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस का हम एग्जाम दे रहे हैं। जी, सलमान सिद्दीकी जी, प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट मेन तौर पे आते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं? प्रीलिम्स की अगर लेवल की बात करें तो ये पूरी जो यूपीएससी की परीक्षा होती है, इसके पैटर्न को अगर देखें तो ये 3 चरणों में होती है, 3 स्टेप में होती है। जिसमें पहले प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी जो होती है मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा होती है, और तीसरी जो है आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होता है। क्योंकि आपने प्रीलिम्स की बात की है, तो प्रीलिम्स में अगर देखें तो मुख्य तौर पर 2 पेपर होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज 1 का, जिसमें कई सारे सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं। जैसे कि इसमें आप अगर देखें तो इतिहास है यानी कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, राज्य व्यवस्था है यानी कि पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जी। इस तरह के कई सारे सब्जेक्ट इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट जो है समाहित होते हैं। इनसे जो है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आते हैं और करंट अफेयर्स इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। तो इस तरह के सवाल जो है प्रीलिम्स की जो पहला पेपर है जीएस वाला है उसमें आता है। वही दूसरा पेपर अगर हम देखते हैं, दूसरा पेपर जो होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे हम कहते हैं जी। इसमें अगर हम देखते हैं तो एक तरह से एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है जिसमें रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है। तो इनसे मिला करके सवाल बनते हैं, जो कि अगर हम देखते हैं तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसका मेरिट में कोई ही रोल नहीं होता, कोई भी इसकी भूमिका नहीं होती, सिर्फ इसको क्वालिफाई करना होता है। जी जी। तो जब आपने जनरल स्टडीज की बात करी, तो मैं ये जानना चाहूंगी सलमान जी, यूपीएससी प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज पेपर के लिए इफेक्टिव स्टडी प्लान कैसे बनाएं जब सिलेबस काफी वास्ट हो और अब करंट अफेयर्स का कवरेज इतना वाइड हो? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इस पूरे सिलेबस को अगर आप देखते हैं तो अपने आप में यूपीएससी इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में से माना जाता है जी। इसमें अगर हम प्रीलिम्स के लेवल की अगर बात करें और जनरल स्टडीज की बात करें तो इसमें कई सारी चीजें इसमें होती हैं कि इसमें हमें जो है ध्यान देना होता है जी। तो इसमें सबसे पहले कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज इसमें अपने आप को नोट्स बनाने की जरूरत होती है। अगर आप कहीं किसी संस्थान कोचिंग वगैरह ले रहे हैं तो वो तो आपको करवाते ही है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो हर सब्जेक्ट वाइज आपको अपना खुद का नोट्स प्रिपेयर करना होगा। जैसा मैंने पहले ही मेंशन किया, अपनी बात को कहा कि इसमें करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसमें आपको
आपको दिन प्रतिदिन कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हो रही है, जैसे कि अगर हम बात करें कि राज्य स्तर पर बहुत सारी घटनाएं होती है, राष्ट्रीय स्तर पर होती है, फिर इंटरनेशनल लेवल पर होती है, तो उन सब न्यूज को आपको, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, अब ये कैसे पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं, तो उसके लिए ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उससे एक आइडिया लगता है कि हाँ हमारे लिए कौन सी न्यूज जो है इम्पोर्टेंट है, तो उनको हमें कवर करना होता है। और उसी तरह से आप प्रीवियस ईयर के ही आधार पर, जो मैंने अभी कई सारे सब्जेक्ट्स बताए कि जिसमें कि आप कह लीजिए कि इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके आधार पर आपको प्रिपेयर करना होता है, सारे नोट्स बना करके चलिए, और उनको रिवीजन भी आपको रेगुलर करना होता है, क्योंकि इतना ज्यादा कंटेंट आपके पास हो जाता है कि अगर आप उसको टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करते तो ये लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि जब आप एग्जाम में बैठे तो उन तमाम चीजों को आपके माइंड में ही बैठी रहेंगी, तो इसलिए मल्टीपल टाइम रिवीजन की भी इसमें काफी ज्यादा जरूरत होती है। जी जी जी। तो जैसे आपने बात करी कि जो भी चीज़ हमारे आसपास हो रही है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, स्टेट लेवल पर हो, जैसे भी हो, है ना, तो उसमें न्यूज़पेपर्स आ गए, मैगजीन्स आ गई या बुक्स हो गई, तो वो भी क्या मैटर करता है इन सबको फॉलो अप करना? ये बिल्कुल मैटर करता है, क्योंकि देखिए बात तो ये है ना कि आप सारी चीजों को, जो नोट्स आप बना रहे हैं या जिस चीजों को पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई सोर्स तो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तो उसमें आप सबसे बेस्ट सोर्स में न्यूज़पेपर को मानता हूँ, क्योंकि जो भी मैगजीन्स वगैरह में आपके पास जो चीजें होती हैं वो न्यूज़पेपर से ही छन करके एक तरह से आई होती है, या फिर आप अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब वगैरह पे भी देख रहे हैं तो वहां से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं बेस्ट यही मानता हूँ कि आपको एक अच्छा सा न्यूज़पेपर उसके लिए चुन करके उससे अगर आप पढ़ते हैं तो काफी अच्छा होगा। और जैसे कि अगर न्यूज़पेपर में भी अगर हम देखते हैं तो मुख्य रूप से द हिंदू न्यूज़पेपर जो है सबसे बेस्ट माना जाता है, या फिर इंडियन एक्सप्रेस को देख लीजिए, लेकिन दोनों की अगर चयन की बात करें, दोनों में किसको वरीयता देना है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि द हिंदू न्यूज़पेपर को अगर काफी अच्छे से उसको कवर किया जाए तो न केवल इसमें आपका प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स काफी मजबूत हो जाता है, बल्कि मेंस के लेवल पे भी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी काफी अच्छे से कवर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि जो भी बच्चे अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो द हिंदू न्यूज़पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पढ़ें। जी, दोस्तों को बता देते हैं, दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मंजिल मैजिक, गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम में हूं मैं प्रीति और मेरे साथ हैं सलमान सिद्दीकी जी, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के फैकल्टी हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपने सवाल रख सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नंबर है 8800475080 यानी 8800475080। सलमान जी, क्योंकि पेपर बड़ा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो टाइम मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करना है और एस्पिरेंट्स को सिलेबस को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करके पढ़ना क्या सही रहता है, या फिर आप एक बार बैठे और एक बार ही सारा पढ़ लिया आपने? मान लीजिए मैंने एक बुक रखी आज एक सिलेबस की और मैंने उसको खत्म कर दिया और फिर नेक्स्ट डे मैं अगले सिलेबस पे ही पढ़ूंगी, तो एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना है। इस परीक्षा की अगर हम बात करते तो पूरा का पूरा परीक्षा कह लीजिए कि मैनेजमेंट का ही एक गेम है एक तरह से। इसमें आपको न केवल अपने टाइम को मैनेज करना होता है, बल्कि तमाम सारी जो भी आपकी दैनिक क्रियाकलाप है उनको मैनेज करना है। और ये एग्जाम एक तरह से सिखाता ही है, ये एग्जाम ही है कि आप कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि भाई जब आप यूपीएससी सेलेक्ट होकर के जाते हैं, मान लीजिए कि आप किसी भी जिले में एज अ डीएम है या फिर एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होकर के नियुक्त होते हैं, तो उस जिले की पूरी जो जनसंख्या है, वहाँ की क्या समस्याएं हैं, वहाँ के लोगों में किस तरह की, अगर हम देखते हैं कि जो प्रवृत्ति है, किस तरह के अपराध हो रहे हैं, किस तरह के वहाँ के लोगों की आवश्यकताएं हैं, उन तमाम चीजों को आपको डील करना होता है और पब्लिक को सर्व करना होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो पूरा का पूरा जो ये यूपीएससी का एग्जाम है, मैनेजमेंट का ही एग्जाम है एक तरह से। अब यहाँ पे जैसे आपने नोट्स की बात की, तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए कोई भी चीज, अगर मशीन को भी आप लगातार 24 घंटे चलाएंगे तो कहीं ना कहीं उसको बीच में रेस्ट देना होता है। तो सबसे पहले आपको ये होगा कि देखिए 6 से 8 घंटे की मैं ये कहूंगा कि जब भी आप प्रिपरेशन करें तो ये एग्जाम काफी लंबा टाइम मांगता है। कम से कम आपका देखिए 1.5 साल में इसके सिलेबस को ही खत्म कर पाते हैं, फिर उसके बाद बच्चा जा करके खुद से प्रिपरेशन कर, मतलब खुद से सेल्फ स्टडी करता है। काफी मतलब टाइम टेकिंग एग्जाम है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि 6 से 8 घंटे की अगर आप डेली पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा, लेकिन इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक दिन तो 6 से 8 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन भी आपने पढ़ा, तीसरे दिन चौथे दिन आप गायब हो गए, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। या फिर आपने एक दिन 14 घंटे पढ़ाई कर ली, दूसरे दिन आपने 2 घंटे की पढ़ाई करी, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं चलने वाला है। 6 से 8 घंटे की आपके दैनिक कह लीजिए कि इसमें देना होगा पर डे के हिसाब से। और मैं ये प्रेफर करूंगा कि इसको अगर आप चाहें तो 2-2 घंटे के 4 स्टेप में भी तोड़ सकते हैं, कि जैसे कि मैंने 2 घंटे सुबह पढ़ाई कर ली, 2 घंटे फिर मान लीजिए कि
शाम को कर ली, 4 घंटे ऐसे 2 घंटे आपने बीच 2-2 घंटे का आपने गैप दे करके दिन में 2 बार का स्टेप ले लिया, मतलब कुल मिलाकर के 2-2 घंटे का आपने पढ़ लिया, या फिर जैसा आप पढ़ना प्रीफर करें। मगर एक बार में अगर आप सडन बैठे एक बार में ही मैंने 6 घंटे पढ़ लिया, 8 घंटे पढ़ लिया, ठीक है, आपकी कैपेसिटी है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन माइंड को रिटेन करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है जी। अगर आप उसको लगातार पढ़ते रहेंगे और आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो लगातार क्या हो, जब थकना शुरू होगा, पढ़ तो रहा है लेकिन चीजें उसमें स्टोर नहीं होंगी। तो इसीलिए ये है कि आप उसको कई खंडों में डिवाइड करके पढ़िए। और जैसे कि आपने 2 घंटा पढ़ा, 2 घंटे के बाद आपने जो कुछ भी पढ़ा है 15 मिनट आपने बुक को बंद कर दीजिए, अपनी आंख को बंद करके उन चीजों को स्मरण करिए कि आपने इन 2 घंटों में क्या पढ़ा, मेमोराइज करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि जो आपने 2 घंटे पढ़ा है उसका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर पढ़ते हैं तो आपके मतलब कह लीजिए कि जो माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें जिन चीजों को आपने पढ़ा है वो अच्छे से चला जाएगा और वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा। और दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगा कि कभी भी एक सब्जेक्ट को सिर्फ मत पढ़िए, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स को पढ़िए, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही चीज अगर खाते हैं तो बोर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें दूसरी चीज भी रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड भी एक ही चीज को ग्रास्प करते करते वो कहीं ना कहीं थक सा जाता है, तो उसको भी कुछ नया चाहिए होता है। तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स के आप साथ शुरुआत करें। एक वो सब्जेक्ट ले लीजिए जो आपका सबसे कमजोर सब्जेक्ट है, एक वो कह लीजिए कि जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। तो इससे एक तरह से कह लीजिए कि आपका जो माइंड है उन चीजों को अच्छे से स्टोर कर पाएगा। डेली आपका खुद का एक टास्क होना चाहिए, जैसे आपने एक वर्ड यूज किया कि छोटे छोटे मॉड्यूल में, तो जैसे जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप डेली का एक टास्क बनाइए कि आज मुझे ये चैप्टर को खत्म करना है। और मैंने देखिए 6 से 8 घंटे मेंशन जरूर किया, लेकिन यहाँ पर आपको जब आपने जो टास्क बना लिया कि मुझे आज ये करना है, तो उस टास्क को आप खत्म कर लीजिए, चाहे वो 6 घंटे में हो, चाहे वो 8 घंटे में, चाहे वो 10 घंटे में, चाहे वो 4 घंटे में। एटलीस्ट आपको मेन कहने का मैंने इतना बताया कि आपका जो टास्क होना चाहिए लगभग इतना होना चाहिए कितने टाइम में खत्म हो जाना चाहिए। टास्क वाइज आप करके हो तो आपको ये भी पता रहता है कि हाँ मेरा इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक्स खत्म हो गए हैं। तो आप धीरे धीरे टेंशन फ्री भी होने लगते हो, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात भी आने लगती है कि मैंने ये चीजों को कवर कर लिया है और अभी ये चीजें बाकी हैं। तो इस तरह से आप अपनी स्टडी को इफेक्टिवली बना सकते जी। और वैसे भी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे की आपने नींद ली तो 16 घंटे आपके पास हैं। तो 16 घंटे में सोचिए 2-2, 3-3 घंटे बीच में आप पढ़ेंगे, और मान लीजिए 10 घंटे भी आपने पढ़ाई की है कंटिन्यू 2-2 घंटे करके, फिर भी आपके पास 6 घंटे बचते हैं जिसमें आप अपने फेवरेट काम कर सकते हैं। टीवी देखना है टीवी देखिए, बाहर खेलने जाना है खेलने जाइए, दोस्तों से बात करनी है तो वो करिए। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम मंजिल मैजिक में। जी नमस्कार प्रीति जी, मंजिल मैजिक प्रोग्राम चल रहा है जी, सुन रहे हैं जी। और सलमान साहब को भी नमस्कार है सर। जी नमस्कार। मैं उत्सुक हूँ, जो आप बात बता रहे हो पढ़ाई के बारे में, नौकरी के बारे में, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन एक उत्सुकता है कि मैं भी सीखूं आपसे कुछ जी। सलमान जी से एक सवाल है जी, जैसे कि बच्चे अप्लाई करते हैं नौकरी के लिए, तो सर केंद्र सरकार की नौकरी अच्छी होती है राज्य सरकार की, सर किसमें अप्लाई करें जी? हेलो जी, सबसे पहले जो आपका पहला वाला सवाल था कि केंद्र स्तर का है या राज्य स्तर का, संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। जिस तरह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक सेंट्रल लेवल पर कमीशन है, उसी तरह से भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्य में भी अपना एक आयोग होता है जिसे हम राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, इसमें से मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं जैसे कि लोग एसडीएम बनते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या फिर डिप्टी एसपी के पद पर, ये इस तरह के पद होते हैं। उसमें क्या होता है कि इन लोगों का जब चयन होता है तो ये लोग किसी विशेष राज्य के अंतर्गत ही अपनी सेवाएं देते हैं। वहीं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो परीक्षा होती है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये तमाम जो अधिकारी होते हैं, जब इनका सिलेक्शन होता है, इनका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो सारा का सारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग या ये कह लीजिए केंद्र सरकार के द्वारा होता है। लेकिन ये अपनी सेवाएं जो है राज्य सरकारों के अंतर्गत देते हैं, यानी कि इनकी नियुक्ति भारत के किसी भी राज्य में हो सकती है, और कभी कभी आवश्यकता पड़ने पे कुछ अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो भारत के बाहर भी की जाती है। लेकिन जो जैसे कि हरियाणा की आपने बात की, तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत किन लोगों का चयन होगा वो सिर्फ हरियाणा राज्य के अंतर्गत ही अपनी सेवाएं दे सकते हैं, किसी दूसरे राज्य में नहीं दे सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नौकरियों के बारे में बात की। देखिए दोनों नौकरियों की अपनी कुछ
विशेषताएं हैं, ये आपके रुचि के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस सेवा में जाना चाहते हैं। हालांकि सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो उसके वेतन यानी कि सैलरी की बात करें तो थोड़ा सा राज्य स्तर की जो सेवाएं होती है उनकी तुलना में थोड़ा ज्यादा होती है। इसके अलावा कुछ और भी सेवाएं होती है थोड़ी बहुत ही, जैसे कि अभी मान लीजिए कि आप सुनते होंगे कि 7th पे कमीशन लगा या 8th पे कमीशन लगा, तो इस मामले में जो केंद्र सरकार के अंतर्गत जितनी भी सेवाएं आती हैं उन कर्मचारियों को या उन अधिकारियों को उस पे कमीशन का लाभ पहले मिलेगा। उसके बाद जब राज्य सरकार जो है उन कमीशन को लागू करेंगी, 7th पे कमीशन या 8th पे कमीशन, ऐसे जो कमीशन आते रहते हैं, तो पहले केंद्र सरकार वालों को उसका लाभ मिल जाता है, वही राज्य सरकार वालों को बाद में मिलता है। तो ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताई। बाकी लगभग अगर हम देखें तो सेम से है, लेकिन कुछ चीजों में थोड़ी सी वरीयता मिलती है केंद्र सरकार की जो भी कर्मचारी है। सैलरी हो गई, पोस्ट हो गई, ठीक है, एरिया हो गया, इसमें अलग ही छूट मिलती है। राजकुमार जी, आशा करते हैं आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। सलमान जी से एक छोटा सा सवाल हो रहा है जी। जैसे कि सरकारी नौकरियों मतलब भत्ते कमीशन फलाना जो आप बता रहे सर, इसमें भी मिलते हैं सर, इसमें भी मिलते हैं, सारे भत्ते मिलते हैं सर इसमें भी, ठीक है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, जो निचले दर्जे के मजदूर होते हैं, दिहाड़ी मजदूरी जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम करते हैं सर, क्या उन पर भी सरकार कोई गौर करती है, इनकी भी सैलरी बढ़ाओ, इनके भी कुछ भत्ते बढ़ाओ, क्या वो भी संभव है क्या सर? देखिए, संविदा कर्मी जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे जो भी जॉब्स होती हैं उनका एक टर्म बाउंड होता है, ठीक है। तो उसमें कुछ सेवाएं तो मिलती हैं, कुछ चीजें तो मिलती हैं, लेकिन पूरी तरह से जितनी भी जो कह लीजिए कि जो पर्क्स वगैरह कह लीजिए या जो कह लीजिए बेनिफिट्स मिलते हैं एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो केंद्र सरकार के अंतर्गत हो चाहे वो राज्य सरकार के अंतर्गत हो, उतनी भी सुविधाएं तो संविदा कर्मियों को नहीं दी जाती हैं, ना ही उतनी उनकी सैलरी होती है। ठीक है सर, वो उनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है सर, वो किस डिपार्टमेंट में है, वो डिपार्टमेंट की कंडीशन होती है। बिल्कुल, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करती है वो। थैंक यू राजकुमार जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सलमान साहब को और प्रीति जी नमस्कार, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है सर, बहुत जानकारियां मिली। थैंक यू राजकुमार जी फोन करने के लिए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मंजिल मैजिक गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3:22 हो रहे हैं। अगर आपको भी फोन करना है, आपका भी कोई सवाल है तो आप भी फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए नंबर है 8800475080 यानी 8800475080। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी सलमान जी, करंट अफेयर्स को पढ़ते वक्त कैसे एस्पिरेंट्स को रिलेवेंट और एसेंशियल टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए ताकि उनका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, कहीं ऐसा ना हो। फॉर एग्जांपल, मैं पढ़ रही हूँ और मैंने कोई ऐसा टॉपिक ले रखा है जो किसी काम का नहीं है, है ना, एग्जाम्स के बाहर का टॉपिक है, तो वो कैसे मुझे पता चलेगा कि ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये मेरे किसी काम आ सकता है आगे? ये कि जब भी आप एग्जाम सिलेबस को पढ़ रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए, उससे आइडिया लगता है कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं तो आपको पता चलेगा ही चलेगा, बल्कि ये भी पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको वो टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे कि जैसे कि मान लीजिए आपने राज्य व्यवस्था पढ़ना शुरू किया, जब आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप इन टॉपिक्स को भी हाईलाइट कर लेते हैं, या जहां पर आपने सिलेबस लेके के रखा हुआ है उस टॉपिक को सिलेबस के अंतर्गत आपने मार्क कर लिया कि यहाँ से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या लगभग हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। दूसरी चीज ये है कि जैसे कि न्यूज पेपर, मैंने करंट अफेयर्स की बताया कि करंट अफेयर्स का जो सबसे बेस्ट सोर्स है आपका न्यूज पेपर है। अब न्यूज पेपर में क्या है कि बहुत सी न्यूज होती है, आपकी जिले लेवल की होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की न्यूज लगभग आपकी किसी काम की नहीं होती अनटिल अनलेस जब तक कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई मुद्दा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई एक ऐसी बीमारी है जिसका आउटब्रेक हो चुका है, तो अब वो बीमारी हाईलाइट हो गई, ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट में होगा, लेकिन वो हाईलाइट डिजीज हुई तो उस डिजीज के बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि मेरे घर के पास के सड़कें, कूड़ा कचरा, उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। अब इतना ज्यादा यूपीएससी इतना तो डिग आउट नहीं करती ना जितना लेवल की किसी मोहल्ले को लेकर के या किसी चीज को लेकर, जब तक कि कोई एक ऐसा इशू जो कि लोगों को काफी ज्यादा हद तक प्रभावित ना करे, ठीक है, तो उन तमाम चीजों को। तो इसमें मुख्य रूप से इसीलिए मैंने कहा कि जो राष्ट्रीय स्तर की जो प्रमुख घटनाएं होती हैं, इसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की होती हैं, तो ऐसे न्यूज जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। ऐसी चीजें आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाती है जी। और बात करें सीसेट पेपर के लिए, तो कैसे उस पेपर के लिए प्रैक्टिस करें, और खास तौर पर जब स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन चैलेंजिंग हो? जब आप तैयारी करने के बारे में सोचते हैं यूपीएससी की, जैसे मैंने
पहले ही बताया कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, और ना केवल टफेस्ट एग्जाम है, इसकी जो पोस्टें हैं वो इंडिया के सबसे बड़े पद हैं। ठीक है, तो जब आप किसी बड़े पद के लिए जा रहे हो और इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो नो डाउट आपको उसी के हिसाब से अपनी तैयारी भी करनी है जी। तो आपको उन सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से सब्जेक्ट्स आपके सबसे ज्यादा कमजोर। तो अब जैसे कि जीएस की हम लोगों ने बात कर लिया, और अब आप सीसेट की बात कर रहे हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ऐसे सब्जेक्ट्स कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, या डिसीजन मेकिंग वाला है, कंप्रिहेंशन है, तमाम सारी चीजें हैं जी। तो अब आप उनमें से आइडेंटिफाई करिए कि इनमें से कौन सा चीज आपका सबसे ज्यादा कमजोर है। तो जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उस पर काम करना शुरू करिए। काम कैसे करना है, मैं फिर से कहूंगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, सबसे पहले आप उनको देखिए, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका पैटर्न क्या है, तो आप कैसे पढ़ोगे। हवा में तो आप पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि आपको एक दिए गए समय में एग्जाम को क्वालिफाई भी करना है। ऐसी तो है नहीं कि आपको 10 साल में क्वालिफाई करते रहना, पढ़ते ही रहना है, ऐसा तो है नहीं। आपका एक टारगेट होगा, एक टाइम स्लैब होगा कि मुझे इतने टाइम में इसको क्वालिफाई करना है। अगर नहीं होता है तो अपना कुछ और भी करना हो। तो जब तक आप ये चीजें नहीं करोगे, बाउंड्री नहीं बनाओगे, तो इफेक्टिव प्रिपरेशन नहीं होगी, और जो कि रिजल्ट भी नहीं दे पाएगी। तो आप अपने पहले उन सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करिए जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा वीकनेस लगती है, और उस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए किस तरह के क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही लगाइए, और फिर देखिए कि उन क्वेश्चन को आप कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसका क्या बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। अगर किसी सीनियर से या कोई आपके पास टीचर है या किसी संस्था से आप ले सकते हैं, उन सब्जेक्ट्स पे आप ट्यूशन ले सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरह से जो भी आपके सब्जेक्ट्स वीक है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके क्या उपाय हो सकते हैं, उन उपायों को आपको देखना होगा, और उसके हिसाब से फिर इस सब्जेक्ट को कवर करना होगा। क्या आपके हिसाब से किसी क्वेश्चन का आंसर गेस करते वक्त किस तरीके से रिस्क को मिनिमाइज करें, यानी कि मुझे लग रहा है कि ये ही इसका आंसर होगा, तो वो कितना बड़ा एक रिस्क हो सकता है और कैसे उसको मिनिमाइज करें? देखिए, प्रीलिम्स के लेवल पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पिछले सालों के क्या रिजल्ट रहे हैं, कितने कट ऑफ गई है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए जी। अगर मैं पिछले 3-4 सालों के आसपास देखता हूँ जो रिजल्ट आए हैं प्रीलिम्स के, वो तकरीबन 45 से 50 क्वेश्चन के आसपास, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स में जो जीएस पेपर 1 होता है उसी के बेसिस पे मेरिट बनती है। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पे सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, तो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का कोई एज इट इज रोल नहीं होता है। तो प्रीलिम्स में सिर्फ जीएस पेपर 1 का होता है। तो 45 से 50 क्वेश्चन इन बच्चों ने कर रखा था, उनका प्रीलिम्स हो गया था जी। तो आप अपनी तैयारी करते हुए कम से कम ये मान के चलिए कि 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 75 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो निगेटिव मार्किंग को हटाते हुए ये मान के चलिए कि अगर आपके 50 प्लस क्वेश्चन है या 50 भी हैं, तो उस हिसाब से आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि आपका प्रीलिम्स में हो जाएगा। अब होता क्या है कि कभी कभी जैसे आपने 40-42 क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद आपको क्वेश्चन आ नहीं रहे, या जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तो उसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उनको आप मार्क करके रख लीजिए, उनको लास्ट में अटेम्प्ट करिए। पहले आप देखिए तो कितने क्वेश्चन आपके हो जा रहे हैं। अगर आप मोर देन 45 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, मतलब निगेटिव मार्किंग हटा करके भी, मतलब कि आपका ओवरऑल पूरा का पूरा अगर देखते हैं तो 45 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को टच करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप ऐसा बाउंड्री पर ही है, 42-43 क्वेश्चन कर पा रहे हैं और फिर आपको पास है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको रिस्क लेना होगा। तो इन क्वेश्चंस को आप फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले उसमें एलिमिनेशन टेक्निक अपनाई जाती है। तो सबसे पहले आप ये कोशिश करिए कि जो आंसर आपको पता है कि ये तो होना ही नहीं है, तो उनको हटा दीजिए। तो जैसे कि सपोज आपने 2 बता दिया कि 2 आपको कंफ्यूजन है, यानी कि 2 नहीं हो सकते, जिन 2 में कंफ्यूजन है, तो अब वहां पर थोड़ा सा विचार करने की कोशिश करिए। अगर बन पा रहा है तो ठीक है कि आप उसको मेमोराइज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, फिर तो वही रिस्क है कि वहां पे आपको उन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना। तो इस मामले में अगर मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो 10 क्वेश्चन में मैं ये कहूंगा, लेट सपोज आपको ए और सी में कंफ्यूजन है, सारे क्वेश्चन में जो भी कह लीजिए, तो उनमें से कोई एक ही ऑप्शन को आप उठाइए। अगर आपको मतलब तुक्का लगाना ही है उस मामले में मैं कह रहा हूँ, या तो ए लगा दीजिए या तो सी लगा दीजिए। जिसमें आप 60 और 40% श्योर हो ना, कि 60% इस पे श्योर हो लेकिन 40% इस पे भी श्योर हो। बिल्कुल 60% वाले को थोड़ा सा प्रायोरिटी दीजिए। बिल्कुल, इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। जी, थैंक यू सलमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
दोस्तों आप सुन रहे थे प्रोग्राम मंजिल मैजिक गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल है यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड तो आप अपने सवाल हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने के लिए हमारा नंबर है 9958941408 यानी 9958941408। आप इस नंबर पर हमें अपने सवाल लिखकर भेज सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं प्रीति चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़, आपकी आवाज़ आपका रेडियो। नमस्कार। गुड़गांव की आवाज 107.8